हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग लगातार रिक्वेस्ट करते रहे कि सर ओपी गौबा को पढ़ाइए, और जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं या उसके बाद भी जो यूपीएचएससी या दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज़ की तैयारी यूपीएससी के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने लगातार इसको कोशिश की है कि आपको कम से कम शब्दों में, कम से कम चीज़ों में और पूरी बुक को थॉरली पढ़ा दिया जाए। तो देखते हैं, हमने पिछले कल एक चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर इसको पढ़ लिया था, तो जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ रहे थे। अब सेकंड चैप्टर में आते हैं, जिसमें इसका सेकंड चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आप देखेंगे तो उसमें लगभग 25-26 चैप्टर हैं, तो हम उतने ही घंटों में इसको ख़त्म कर देंगे। तो बहुत कम है। अगर आप कहीं भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो समझिए 24 घंटे, एक दिन की बात है। एक दिन अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो एक बुक ख़त्म पढ़ लेते हैं। तो 24 घंटे तो एक दिन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2-3 दिन के अंदर आप इसको अगर 8-8 घंटे भी सुनते हैं तो ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें है 3-4 घंटे और जोड़ दीजिए, जिसमें इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो अब 1-2 चैप्टर और हो जाए तो हम पिछले जो चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो आपको हम डिटेल में बता देंगे, और एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आते हैं, इस बुक से आते हैं, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो इन द रेल्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिकल थ्योरी की बात हो रही थी अभी तक। द टर्म आइडियोलॉजी इज़ अप्लाइड इन 2 कॉन्टेक्स्ट। पहला क्या है कि 2 तरह से हम आइडियोलॉजी को देख सकते हैं। अ सेट ऑफ आइडियाज़, एक आइडियाज़ का सेट है विच आर एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप, की जो मान लिया जाता है कि ये सही है, सत्य है। जैसे आइडियोलॉजी बोलते ही हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं कि हमारे देश के अंदर अलग अलग पार्टीज़ हैं। आप बीजेपी देख सकते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है, बीएसपी की हो सकती है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो सकती है। तो वो सेट ऑफ आइडियाज़ जिसमें कहता है कि ये हम मानते हैं, और उसके जो फॉलोवर्स होते हैं वो उसको सही मानते हैं। जो बीजेपी का फॉलोअर है वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को सही मानेगा, जो कांग्रेस का है, जो बीएसपी का है, जो कम्युनिस्ट का है, जो समाजवादी का है, जो तृणमूल का है, वो किसी का भी हो तो वो उसको सही मानता है। दूसरा क्या है, अ साइंस ऑफ आइडियाज़। अ साइंस ऑफ आइडियाज़ जो है उसको मानते हैं, विच एग्जामिन्स एज टू हाउ डिफरेंट आइडियाज़ आर फॉर्म, हाउ ट्रूथ इज डिस्टॉर्टेड एंड हाउ वी कैन ओवरकम डिस्टरीज टू डिस्कवर ट्रू नॉलेज। कि जो एक वैज्ञानिक तरीका है कि जिस तरह से अभी तक सच छुपाया गया है उसको रिवील करने का, उसको बाहर लाने का एक तरीका है, उसको माना जाता है। तो जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे सुकरात हैं, जो प्लेटो के गुरु हैं, जो प्लेटो के गुरु हैं जिनसे प्लेटो ने सीखा, तो वो क्या कहते हैं इसमें अगर आप ये देखेंगे कि इनका आइडिया है कि ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एंड इन द नोइंग दैट यू नो नथिंग दैट मेक्स यू द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। कि असली ज्ञान वही है कि अगर आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते और इस बात को आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, तो आप सबसे स्मार्ट हैं, सबसे बुद्धिमान हैं और आपके पास ज्ञान है। ऊपर लिखा है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना, ये सब चीज़ें जो है वो ट्रू नॉलेज मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट इसके, कि जो हमने फर्स्ट आइडिया का है, सेट ऑफ आइडियाज़ जो बोल रहे हैं आइडियोलॉजी को, कि जो विचारधारा को एक सेट ऑफ आइडियाज़ की, एक विचार का सेट है, वो क्या मानते हैं, किस तरह से इसको चलाते हैं या किस तरह से इसको देखते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आइडियोलॉजी मीन्स अ सेट ऑफ दोज आइडिया विच आर एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप विदाउट फर्दर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, फर्दर एग्जामिनेशन, कि बिना जांच पड़ताल के जो लोग ये मानते हैं कि ये हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सही है, उस तरह है, वो आइडियोलॉजी को सेट ऑफ आइडियाज़ मानते हैं। These ideas are invoked in order to justify or denounce a particular way of social, economic, political organization. In this sense, ideology is a matter of faith. It has no scientific basis. तो जो
एक तरह का आइडिया है जिस मानते हैं कि ये सेट ऑफ जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल सही है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स चाहिए, सोशल लाइफ इसी के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। और एक तरह से फेथ है, एक तरफ विश्वास हो जाता है, ना कि वो वैज्ञानिक तरीके से करके देख रहे हैं कि यही होगा। इससे फ़ायदा है या नुकसान। तो इसके बाद देखते हैं आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें। अ ग्रुप विल इन्वोक इट्स आइडियोलॉजी टू डिटरमाइन द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है, आइडियोलॉजी क्या करती है, आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करती है कि सरकार बनाते हैं हम, सरकार बनने के बाद वो किस तरह से काम करें। तो सेट ऑफ आइडियाज़ पहले से ही डिसाइड है, उसी तरह से काम करने पे माना जाता है कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी। द बेसिस ऑफ राइट टू रूल एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ रूलर्स, की उसी बेसिस पे जो रूलर है, जो शासक हो, तैयार किए जाए। ब्रॉडली स्पीकिंग इट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु शुड रूल, किसको रूल करना चाहिए, हाउ रूलर्स शुड बी सेलेक्टेड, किस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रिंसिपल्स द प्रिंसिपल्स शुड अ गवर्नमेंट ऑपरेट, किस विचारधारा या किस सिद्धांत पे सरकार को ऑपरेट करना चाहिए, एंड व्हाट इंस्टीट्यूशन शुड बी मेंटेन टू रिप्लेस फॉर द रियलाइजेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशन है वो रिप्लेस किए जाते हैं, किए जाने चाहिए। तो मान लीजिए अलग अलग, आप जानते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग आइडियोलॉजी की। अगर हमारे पड़ोसी देश चाइना में देखें तो वहाँ पे कौन रूल करेगा, किस तरह से शासन चलेगा, या किस तरह के इंस्टीट्यूशन होंगे। भारत में या उसके पड़ोस में अगर आप पाकिस्तान है उसको देख लें तो अलग अलग तरीके से, या अमेरिका को कंपेयर कर लें तो उससे आप पता चल जाता है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडियोलॉजी होने से वहाँ पे अगर अमेरिका में देखें तो लिबरल आइडियोलॉजी है। लिबरल आइडियोलॉजी जो उदारवाद की विचारधारा होती है वो क्या कहती है, उदारवाद की विचारधारा जो है वो फ्रीडम की बात करती है। दूसरी तरफ अगर हम चाइना को कंपेयर करके देखें तो वहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वहाँ पे फ्रीडम की बात तो है लेकिन मज़दूर और गरीब के फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी जब तक नहीं होगी तो असली में फ्रीडम है नहीं। आप पैसे ही नहीं है तो फ्रीडम अल्टीमेटली होगी कैसे। उनका मानना उस तरह से है कि स्वतंत्रता से, बोलने की स्वतंत्रता से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास खाने को हो, रहने को हो, बच्चों को पढ़ने का हो, स्वास्थ्य हो, ये सारी चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो डिफरेंट आइडियोलॉजी है, अस वर्सेस देम की बात होती है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो सेकंड पॉइंट था हमारा वो देखते हैं, आइडियोलॉजी एज द साइंस ऑफ आइडियाज़। ये इंपॉर्टेंट है कि आइडियोलॉजी जो विचारधारा है वो एक वैज्ञानिक आइडिया है, एक विचार है। द टर्म आइडियोलॉजी वॉज ओरिजिनली डिवाइज्ड टू डिस्क्राइब अ साइंस ऑफ आइडिया, की ओरिजिनली कहाँ से आता है कि साइंस ऑफ आइडियाज़ का वैज्ञानिक तरीके से जो विचार है। इन दिस सेंस इट सीक्स टू डिटरमाइन हाउ आइडियाज़ आर फॉर्म्ड, how they are distorted, and how true ideas could be segregated from the false ideas. It was अब यहाँ पे आपके काम की चीज़ आ गई। सबसे पहले कि टर्म कौन लाया आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी का टर्म अगर आप डेस्टेड डे टेरेसी, ये टर्म होता है 1754 से 1836 तक रहते हैं, फ्रेंच स्कॉलर है, हु फर्स्ट यूज द टर्म आइडियोलॉजी। तो ये एक क्वेश्चन बन गया आपका, ये पूछा जा सकता है कि टर्म आइडियोलॉजी किसके द्वारा कॉइन किया गया, किसके द्वारा बनाया गया, जिसके द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। तो ये है डुस्टे डे टेरेसी। ऑल्दो टेरेसी वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म आइडियोलॉजी, सबसे पहले टर्म आइडियोलॉजी इन्होंने जो विचारधारा है टर्म उसको यूज़ किया। इन दिस सेंस ही वॉज नॉट द फर्स्ट स्टडी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडिया। लेकिन ऐसा नहीं कि टर्म इन्होंने यूज़ किया, टर्म जब पूछा जाएगा तो, लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखें फ्रांसिस बेकन जो है वो इंग्लिश फिलोसफर हैं, उन्होंने जो नॉलेज कहाँ से आनी चाहिए, किस तरह से ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से आनी चाहिए, ये सब चीज़ों की बात की है। तो बात करने वाले जो हैं फ्रांसिस बेकन हैं, लेकिन पहली बार उस चीज़ को आइडियोलॉजी शब्द देना डेस्टेड डे टेरेसी हैं, जो कि 18वीं शताब्दी में देते हैं ये टर्म। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब ये जो है कि कहाँ से किस तरह से आएगी चीज़ें, आइडियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो वो कहाँ से आनी चाहिए और किस तरह से आइडियोलॉजी को लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा है और
किस फॉर्म में आनी चाहिए। तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू इंक्वायर एज हाउ आवर नॉलेज इज डिटरमाइंड, कंडीशन एंड डिस्टॉर्टेड बाय आवर सोशल बैकग्राउंड। तो हमारा जो सोशल बैकग्राउंड होता है वो किस तरह से हमारी जो नॉलेज होती है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करता है। द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय कार्ल मैनहिम। तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये किसने टर्म दिया है? कार्ल मैनहिम। तो हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, वो कार्ल मैनहिम के द्वारा क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि वो हमारा सोशल बैकग्राउंड, जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इनकी जो बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, तो 2-3 चीज़ें बन गई। कार्ल मैनहिम ने आइडिया दिया सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 2 वर्ड बन गए। इससे पहले आइडियोलॉजी टर्म किसने डिराइव किया? जोसेटे डे टेरेसी ने। और इसके बाद अगर देखें तो क्रिटिकल थ्योरी आती है, जो इन सब चीज़ों से आगे निकलती है कि आइडियोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं। अगर हम देखें तो तमाम सारी आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सारी चीज़ें आइडियोलॉजीज उस समय फ्लरिश कर रही थी। अगर हम देखें 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी। उसके बाद एक क्रिटिकल थ्योरी आती है। क्रिटिकल थ्योरी जो होता है, जो एक जो अभी तक इस्टेब्लिश आइडियोलॉजी थी उनके अंदर उसका क्रिटिक, उनकी आलोचना कर रही है। और ये आलोचना कौन करता है? सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा स्कूल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जर्मनी के अंदर एक स्कूल है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट स्कूल। और यहाँ के बड़े साइंटिस्ट, जो कह सकते हैं कि जैसे इसमें से कार्ल मैनहिम का भी नाम है, हर्बर्ट मार्क्यूस हैं, जर्गन हैबरमास हैं, ये इस तरह के लोग जो हैं क्रिटिकल थ्योरी लाते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ philosophical thought which maintains that human society has not evolved and rational from existence, कि अभी तक वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई है। which is still to be achieved, अभी तक उस जो ज्ञान की प्राप्ति अभी होनी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। Hence, इसलिए it cannot be analyzed as a paradigm of natural science, इसलिए अभी उसको जैसे नेचुरल साइंस में होता है कि या केमिस्ट्री में होता है कि Na+Cl मिलाएंगे तो NaCl बनेगा, H2O मिलाएंगे तो पानी बनेगा। तो इस तरह से ये नहीं कह सकते कि ये 2 कम्युनिटी के लोग रहेंगे तो झगड़ा ही करेंगे या 2 कम्युनिटी के लोग रहेंगे तो प्यार ही से रहेंगे। तो सोशल साइंस में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी तक उस लेवल तक हम नहीं पहुँचे। All social institution and behavior should therefore be analyzed from the perspective of their deviation from rational form। तो इसलिए उनको उस तरह से एनालाइज करना चाहिए कि जहाँ पे वो अपने जो तार्किक रूप से डेविएट कर गए हैं, उतने तार्किक नहीं। हमारे समाज जो है उतना तार्किक नहीं है कि बिल्कुल अगर आपको किसी के साथ कुछ सोसाइटी के साथ आप कोई गवर्नमेंट है या कोई भी सिस्टम है वो अच्छा कर रहा है तो उसको परसीव भी अच्छा ही करेगा, ख़राब कर रहा है तो उसको परसीव भी ख़राब ही करेगा, ऐसा अभी तक नहीं बन पाया है। तो दिस थ्योरी वॉज पॉपुलराइज एज, जैसा मैंने बताया कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ये इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल थ्योरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये 2-3 चीज़ें इस पेज में ही आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिल गए कि कार्ल मैनहिम, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, तो उनकी बहुत फेमस बुक है और ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा था। क्रिटिकल थ्योरी का रिलेशन किससे है? तो इसका जो संबंध है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से है। फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी का एक इम्पॉर्टेंट स्कूल है जो मार्क्सिज्म के बाद एक नई थ्योरी लाने की कोशिश कर रहा था। क्रिटिकल थ्योरी इज़ इंटरेस्टेड इन ह्यूमन इमेंसिपेशन। अब ये किस चीज़ में है कि उसको मुक्त किया जाए, मनुष्य जो बधा हुआ है कम नॉलेज में कि नॉलेज नहीं है उसको तार्किक रूप से उससे निकाला जाए। तो ये इसका गोल था फ्रैंकफर्ट स्कूल का। तो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि फ्रैंकफर्ट स्कूल किससे रिलेटेड है? क्रिटिकल थ्योरी से। इसके 2-3 बड़े नाम कार्ल मैनहिम, हर्बर्ट मार्क्यूस, जर्गन हैबरमास, तो ये सब बहुत बड़े नाम हैं, इनको हमेशा पूछे जाते हैं कि अलग अलग नाम दे सकते हैं। हैबरमास का नाम दे के पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है, तो क्रिटिकल थ्योरी से भी है, फ्रैंकफर्ट स्कूल से भी हैं, ये चीज़ हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये हम आपको अलग से एक नोट्स बना के देंगे, लेकिन आप इसको भी ध्यान में रखिए। यहाँ पे एक
आइडियोलॉजी के बारे में बताया गया है कि 2 मिनट के अंदर इसको देख लेते हैं हम लोग। अ सेट ऑफ आइडियाज़, जो आइडियाज़ है आइडियोलॉजी के सेट ऑफ आइडियाज़ हैं बेस्ट फॉर फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। अभी तक जो क्लासिकल लोग हैं वो क्या मान रहे हैं कि यही बेस्ट आइडिया, जो मान लीजिए अपने बिलीव करते हैं किसी आइडियोलॉजी में। जो क्रिटिकल थ्योरी क्या कर रहा है, साइंस ऑफ आइडियाज़ किस तरह से होना चाहिए, ऑन हाउ आइडियाज़ आर फॉर्म एंड डिस्टॉर्टेड, कि अभी तक किस तरह से आइडिया बने और किस तरह से बिगाड़े गए, वो वैज्ञानिक तरीके से देखना कि जो चीज़ चल रही है, कि जो सिस्टम चल रहा है वो हमेशा परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। तो इसको हटा देते हैं। मैटर ऑफ फेथ, जो क्लासिकल आइडिया था उसमें मैटर ऑफ फेथ एक विश्वास है कि ये हमारे ये जो विचारधारा है, जो अगर आप देखें जैसे हमने बताया कि जो उदारवादी हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, या जो किसी भी विचारधारा के लोग हैं, वो अपने को मानते हैं कि यही परफेक्ट आइडिया है। लेकिन जो क्रिटिकल थ्योरी वो क्या कहती है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है या समाज को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। दूसरा इंटरेस्टेड सर्च फॉर बेटर सोसाइटी है, कि एक बेहतर सोसाइटी के लिए होना चाहिए। ये डिसइंटरेस्टेड फॉर सर्च फॉर बेटर सोसाइटी, वो क्रिटिकली एग्जामिन करता है कि अभी तक क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, डिमांड सबऑर्डिनेशन टू अथॉरिटी, ये पॉलिटिक्स का एक हथियार है। जो आइडियोलॉजी है कि माना जाता है कि आइडियोलॉजी या विचारधारा पॉलिटिक्स का एक हथियार है, जिसमें आप नीचे अपने लोग जो आप कैडर तैयार कर लेते हैं, वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि हमारे आदमी ने जो किया वो सही है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये थ्योरी बनाता है। थ्योरी क्या होगा, साइंटिफिक तरीके से प्रूव होगा कि भाई ये हम सही कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या लोगों पे उतना ही अच्छा असर पड़ रहा है। तो क्वेश्चन करता है, अलाउज इंडिविजुअल टू क्वेश्चन द अथॉरिटी, की अथॉरिटी जो है उसको क्वेश्चन करने का मौका देता है पॉलिटिकल थ्योरी में। आगे बढ़ते हैं। अब आइडियोलॉजी के बारे में बात क्या करते हैं कि अगर उसमें देखें कि आइडियोलॉजी के बारे में अलग अलग थिंकर्स ने क्या सोचा है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम आता है वो आता है कार्ल मार्क्स का। कि कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी के बारे में, कार्ल मार्क्स हमें से ज़्यादा लोग जानते हैं कि जर्मन फिलोसोफर थे, इंग्लैंड में रहते हैं। उनके बगल में अगर आप यहाँ फ़ोटो देख रहे हैं तो उनके बगल में एंजल्स हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया, काफ़ी चीज़ें लिखी। हम लोग जब मार्क्सिज्म पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे इनकी बुक्स और तमाम सारी चीज़ें। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में और 83 तक रहते हैं। जर्मन आइडियोलॉजी है, इन्होंने लिखी 1845-46 में जर्मन आइडियोलॉजी। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी इनकी बुक है। ड्वेल्ड ऑन द नेचर ऑफ आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार क्या है, आइडियोलॉजी इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखिएगा। फॉल्स कॉन्शियसनेस का आइडिया जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। तो मिलाने वाला मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन भी आते हैं। इन द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी इनकी बुक है। तो ये सब चीज़ें इसमें, ये पूरी लाइन जितनी लिखी है इसमें हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। व्यूज़ ऑफ लुकास, जॉर्ज लुकास जो है वे भी एक मार्क्सिस्ट, हंगेरियन मार्क्सिस्ट हैं। इन हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस प्रपोज अ थ्योरी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ थॉट ऑन सोशल लाइफ विच प्राइमली कंसिस्ट एंड क्लास रिलेशन ऑफ material production. He held that consciousness was always class consciousness. The proletariat, by virtue of its increasing stringent within the social economic sphere, occupied a unique historical position from which it could achieve universal consciousness. ये भी कहते हैं सर फॉल्स कॉन्शियसनेस मतलब गलत चेतना है। आइडियोलॉजी जो है एक गलत चेतना है कि हम मान लेते हैं कि इससे हमारा उद्धार होगा और यही हमारे लिए बेस्ट है, और ये जो लोग मान रहे हैं उनका ही वो धोखे में रहते हैं, क्योंकि उनकी ये चेतना गलत चेतना है। लुकास भी यही कहते हैं कि वो जो सोशल कंडीशन होती है वो आपको सिखा देती है। आप किसी धर्म, किसी जाति, किसी क्षेत्र में पैदा हो जाते हैं और वो चेतना ही आपको लगता है कि असली चेतना है, जबकि कोई ज़रूरी नहीं कि उसी चेतना से आपको उद्धार हो। अभी कार्ल मैन का बात की थी हमने, जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, और नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी की बात की थी। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जर्मन सोशियो इन हिज फेमस वर्क आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा है, जर्मन आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नहीं लिखा है, जबकि दोनों ही की बात कार्ल मार्क्स घुमा फिरा के करते हैं, यूटोपिया की बात आती है, लेकिन आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो है कार्ल मैनहेम ने लिखा। तो अब ये क्या कहते हैं, ही रिजेक्ट्स द मार्क्स थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी ऑन 3 ग्राउंड्स। जो मार्क्स का सिद्धांत है उसका जो कहते हैं आइडियोलॉजी के बारे में जो कह रहे हैं उसको 3 आधार पे रिजेक्ट करते हैं, उसको खारिज करते हैं। स्टाइल ऑफ थॉट ऑफ एनी ग्रुप इज ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स इंटरेस्ट, देयर इज़ नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द कॉन्शियसनेस एंड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो बोलते हैं कि डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि होता है कई बार इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आप देखेंगे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में है, लेकिन लोग अपने भले के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल ले लिए, तो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनकी गवर्नमेंट अभी देखिए कुछ दिनों पहले जो है जब भी कोई प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आती है जो इकोनॉमी पे काम करती है वो हार जाती है, और जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो जीत जाती है। या तमाम सारे देशों में, अगर ईरान का एग्जांपल ले तो वहाँ पे प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी, लोगों ने उसको हटा के वहाँ पे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बना दी। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें, मतलब जहाँ पे मोनार्की है, जहाँ फोर्सफुली आ रहे हैं वहाँ तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ पे पहले प्रोग्रेसिव रही है चीज़ें उसके बाद लोग अपने से ही, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट गड़बड़ा भी जाते हैं। दूसरा, ऑल थॉट इज शेप्ड बाय इट्स सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड। बोलते हैं अपने जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, हमारा धर्म, हमारे फैमिली, हमारा जाति का इसके हमारा संस्कृति, ये सब चीज़ें हमारे आइडियोलॉजी को बनाती हैं, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कि आपका आर्थिक बेहतरी होगी, इससे नहीं। तीसरा, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस अदर सोशल ग्रुप्स लाइक डिफरेंट जनरेशन ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन कॉन्शियसनेस, कि अलग अलग जो जनरेशन होती है वो उसको जनरेट करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास या वर्ग के रूप में ही इसको। तो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं मार्क्स की आइडिया को। आगे बढ़ते हैं, तो ये 3 नाम इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स का तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका बाद मैनहेम का है कि आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये बुक नाम याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। आइडियोलॉजी एंड टोटलिटेरियनिज्म। तो टोटलिटेरियनिज्म क्या है? संपूर्णवाद। तो टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है सर्वसत्तावाद, जिसमें संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या किसी खास ग्रुप में निहित होती है। तो उसको हम, तो अब विचारधारा और उसका संबंध क्या है, सर्वसत्तावाद कैसे आती है? तो एक खास विचारधारा से लोग जुड़ते हैं, और जुड़ के जब सत्ता किसी खास व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल्स को दे देते हैं, और अपना दिमाग लगाना या अपना भला बुरा सोचना या अपने बारे में कम सोचकर उस आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के बारे में ज़्यादा सोचना ही सर्वसत्तावाद को जन्म देता है। तो इसमें लिखा भी है, व्हेन आइडियोलॉजी इज कंसीव्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोटिवेटिंग पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रीडोमिनेंट गोल, कि एक जो लक्ष्य बनाए गए हैं उस पहले से ही लक्ष्य है कि इस तरह की चीज़ें बनानी है, ये काम करना है, और उसको लेके लोगों को मोटिवेट किया जाता है। अब क्या होता है, इट कम्स क्लोज टू टोटलिटेरियनिज्म। अब ये बहुत सर्वसत्तावाद के बहुत नज़दीक आ जाता है। Some writers therefore assert that ideology in this sense is found only in totalitarian system, कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिर्फ सर्वसत्तावादी, जहाँ पे एक आदमी के पास ही सत्ता हो या कुछ लोगों के पास ही सत्ता हो, वहाँ पे ही आइडियोलॉजी सर्वाइव करती है। इट हैज़ नो प्लेस इन ओपन सोसाइटी। तो खुले समाज में या जहाँ जो इंस्टीट्यूशन है या कोई पार्टी है या कोई भी चीज़ है, घर है कोई भी जो खुला होगा, वहाँ पे एक आइडियोलॉजी नहीं रह सकती, कई आइडियोलॉजीज अंदर आपस में काम करती रहती हैं। अब जो सर्वसत्तावाद है वो क्या है, तो हमने बात की यहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म मतलब सर्वसत्तावाद। तो सर्वसत्तावाद, सॉरी ये मोटा चल रहा है इसको, चलिए कोई बात नहीं, सर्वसत्तावाद की बात कर लेते हैं।
A system of government in which the state seeks to regulate and control all aspect of life of citizen। ये सर्वसत्तावाद का है कि जहाँ पे सरकार जो है वो सभी जो जीवन के सभी क्षेत्र हैं उसको कंट्रोल करना चाहती है कि किस तरह से लोग खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, किस तरह से शादियां करेंगे, किस तरह से महिला पुरुष बात करेंगे, या किस तरह से एक जाति धर्म के लोग दूसरे जाति धर्म में कैसे बिहेव करेंगे, या अपना धर्म की जो धर्म या किसी भी चीज़ जाति तो नहीं बदल सकते भारत में, लेकिन धर्म चूज़ करने के जो कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है वो कितनी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वेदर पब्लिक ऑफ, इन अदर वर्ड इट सीक्स डायरेक्ट all political, economic, social, cultural, intellectual activities of people toward fulfilling certain aims which are determined by the state itself. No citizen has the right to opportunity to oppose or criticize the state or to propose any new aim। कि अब क्या कहते हैं, ये आर्थिक भी डिसाइड करेगी, सांस्कृतिक चीज़ें भी डिसाइड करेगी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी, क्रिएटिव एक्टिविटी भी सरकार देखेगी कि कितना क्रिएटिव हम मंजूरी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा क्रिएटिव होने में नहीं हो देंगे, या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, नए आइडियाज़, नए फिलॉसफी आने के कितना कहते हैं दे सकते हैं मौका और कितना नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, और कोई भी सरकार का जो डिसीज़न है जो माना जा रहा है कि लोगों के भला के लिए, राज्य के लिए है, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है। तो उस तरह की जो सत्ता होती है उसको हम सर्वसत्तावादी सत्ता कहते हैं। उसी के अपोजिट जो है, उसके उल्टा क्या है, ओपन सोसाइटी जो होती है, जिसको हम खुला समाज कहते हैं, वो उसमें क्या होगा, अ सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम वेयर देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो में आएगी रिगार्डिंग पब्लिक जो है, उसके मैटर्स जो हैं उसके। तो इन्फॉर्मेशन एक बड़ी चीज़ है कि हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ने कितनी चीज़ें सही की हैं और गलत भी कितनी चीज़ें, वो दोनों ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। पब्लिक पॉलिसी इन सच अ सिस्टम रिप्रेजेंट ए रिकॉन्सिलिएशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। तो पब्लिक पॉलिसी जो है उसके बारे में हमको पता चलता रहेगा और हमारे ओपिनियन के बेस पे ही पब्लिक पॉलिसी बनेगी। पावर होल्डर्स अंडर दिस सिस्टम डू नॉट क्लेम दैट दे हैव फाउंड द ट्रूथ। इसमें पावर होल्डर जो है उसको ऐसा नहीं लगता कि हमने सत्य प्राप्त कर लिया, अब इसी तरीके से हम पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को और पूरे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा लेंगे। हैंस इट इनकरेजेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो कह सकते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता जो है उसको इनकरेज करती है, बढ़ाती है कि आप बोल सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। इट शोज़ रेडनेस टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज़, और उसके बेसिस पे जब आलोचना होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही नए आइडियाज़ लाती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ओपन सोसाइटी और टोटलिटेरिज्म की बात हो रही थी, इसलिए ये बताया गया अलग से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन टोटलिटेरियनिज्म के बारे में भी या ओपन सोसाइटी के बारे में दो बड़े थिंकर्स जो है उनके बारे में एग्ज़ाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और बड़े थिंकर हैं, इसलिए हमें पढ़ना भी चाहिए। तो देखते हैं उनका क्या मानना है। तो एक सेकंड, ओके। तो फेमस ऑस्ट्रियन फिलोसोफर कार्ल पॉपर, ये इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्ल पॉपर आपको अलग अलग समय में हम पढ़ाते रहेंगे। इनकी बुक जो द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिए। इनकी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, इसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। प्लेटो को भी बोलते हैं कि ओपन सोसाइटी का एनिमी है, कार्ल मार्क्स को भी बोलते हैं कि ओपन सोसाइटी जो मुक्त समाज है उसका दुश्मन है ये कार्ल पॉपर। और इनको जब जो रिसर्च में जाते हैं तो ये बहुत बड़े साइंटिफिक रिसर्च के लिए आइडियोलॉग हैं जो बताते हैं किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए। तो आर्ग्यूड द आइडियोलॉजी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, कि बोलते हैं कि विचारधारा जो है, आइडियोलॉजी ही जो है वो सर्वसत्तावाद की तरह है कि जब आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि यही आइडियोलॉजी सबसे अच्छी है और यही चीज़ सबसे अच्छा है, तो वो सर्वसत्ता की तरफ ले जाता है। किसी खास व्यक्ति या किसी खास दल को आप सबसे अधिक
पावर दे देते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू इन एन ओपन सोसाइटी, कि आइडियोलॉजी का कोई रोल नहीं होना चाहिए ओपन सोसाइटी में, जो मुक्त समाज है उसमें कोई रोल नहीं होते। ही मेंटेन दैट साइंस एंड फ्रीडम फ्लरिश टुगेदर इन सोसाइटी विच इज़ ओपन इन द सेंस दैट इट इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट न्यू आइडिया। विज्ञान और जो मुक्त समाज है वो बढ़ता है, फलता फूलता है जब वो नए विचारों को, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। इन कॉन्ट्रास्ट अ टोटलिटेरियन सोसाइटी, जो सर्वसत्तावाद है, इसके उलट जो सर्वसत्तावादी समाज है वो क्या करता है, वो नई चीज़ों को नहीं लेता। वो मानता है कि हमारे नेता ने, हमारे जो दल है या हमारा जो समाज है, उसका जो हमारा जो धर्म है, उसका जो भी विचार है वो सही है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो हन्ना अरेंट एक ज्यू जर्मन फ़िलासफ़र हैं जो कि बाद में अमेरिका भाग जाती हैं। जब नाज़िज़्म जर्मनी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो और उनके परिवार के लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, मारने की कोशिश की जाती है, तो वो भाग जाती हैं अमेरिका। वहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे वो बहुत सी चीज़ें लिखती हैं टोटलिटेरिज्म या सर्वसत्तावाद को, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी आंखों से देखा किस तरह से खास आइडियोलॉजी के लोग ये मानने लगे थे कि ज्यू जो है जर्मनी के अंदर वो दुश्मन है जर्मन के, और कहते हैं इन लोगों को मार देना ही सही है। तो वहाँ पे क्योंकि इनको सुधारा नहीं जा सकता, इस तरह के सोचा जा रहा था। तो इनकी जो बुक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, हन्ना अरेंट। ये तो एक तो ये हो गया कार्ल पॉपर, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। डिफाइन टोटलिटेरियनिज्म एज सिस्टम ऑफ टोटल डोमिनेशन, जहाँ पूरी तरह से एक खास वर्ग का प्रभुत्व रहेगा। करेक्टराइज बाय आइडियोलॉजी एंड टेरर, जो उसमें आइडियोलॉजी तो रहेगी, विचारधारा, और साथ ही साथ डर का भी माहौल रहेगा कि हम डरा के भी रखेंगे, आपसे वो काम करवाएंगे। इट वॉज मेड पॉसिबल इन रिसेंट यूरोप, जो पिछला कुछ सालों से पहले यूरोप था उस समय। 3 फैक्टर्स, वो बोलते हैं कि यूरोप में क्या हुआ उस समय, जब उनके समय में, जब जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी आ जाते हैं, फासिज्म आ जाता है, उन सब चीज़ों का भी पढ़ेंगे हम, इटली, ये सारी चीज़ें। तो उस समय क्या हो रहा है, द स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड सोशल पोजिशन ऑफ ज्यूज विच हैड गिवन एंटीसेमिटिज्म टेंडेंसी हेट्रेड टुवर्ड ज्यूज अ न्यू फोर्स, कि जो हमने बताया कि ज्यूज के खिलाफ एक नया नफरत फैल गई थी जर्मनी के अंदर। इम्पीरियलिज्म वॉज जनरेटेड रेसिस्ट मूवमेंट, जो साम्राज्यवाद था वो रेसिस्ट बन गया कि वाइट सुपीरियर हैं और जो ब्लैक्स हैं या दूसरे लोग हैं वो इन्फीरियर हैं। इसी डिसोल्यूशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी इनटू अपरूटेड मासेस सो लोनली एंड डिसोरिएंटेड दैट दे कुड बी मोबिलाइज बिहाइंड आइडियोलॉजी, कि उसमें इतना अधिक जो सोसाइटी थी वो आपस में अपरूट हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिज्म या पूंजीवाद इतना बढ़ गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विचारधारा के पीछे अपने आप को लामबद्ध किया। इसीलिए कह रहे हैं कि कार्ल पॉपर और एरेंट जो हैं वो क्या कहते हैं, रोल ऑफ आइडियोलॉजी इज़ ए टूल ऑफ टोटलिटेरिज्म। ये बोलती हैं कि ये जो आइडियोलॉजी विचारधारा है, तो आप देख लीजिए पॉपर एंड एरेंट क्या बोलती हैं, आइडियोलॉजी एज ए टूल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, कि सर्वसत्तावाद का एक हथियार है जो कि विचारधारा। इसमें हम बोलते हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल के साथ दिया कि स्टालिन जो आते हैं रूस के अंदर, सोवियत यूनियन के अंदर फासिस्ट रजीम इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर हिटलर जिसका नाज़िज़्म आता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, अब उसके बाद एक एंड ऑफ आइडियोलॉजी की डिबेट भी शुरू होती है कि जब बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजी बढ़ गई है और कोल्ड वॉर पूरा आइडियोलॉजी के बेस पे चलता रहा, चाहे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी सोवियत यूनियन के तरफ से और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे कि पूंजीवादी आइडियोलॉजी अमेरिका के नेतृत्व में बढ़ रही थी। एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो है वो डिबेट शुरू हो गई है कि उसके बाद के जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो जाता है, तो अब क्या है, अब कौन सी आइडियोलॉजी रूल कर रही है। तो माना गया कि अब आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, दोनों ही आइडियोलॉजीज़ एक दूसरे की चीज़ें मिला ली है। जो पूंजीवाद था वो पूरी तरह से पूंजीवादी नहीं रहा, उसमें वेलफेयर और दूसरी चीज़ें समाजवाद की आ गई। समाजवाद ने भी, अगर चाइना का एग्जांपल देखें
तो वहाँ पे भी ओपन मार्केट कर दिया है। तो यूएस में देखें तो सोशल सिक्योरिटी या इस तरह की जो समाजवादी चीज़ें थी कि सबको खाना मिले, सबको कम से कम मिनिमम वेज मिले और सबको स्कूल मिले, सबको हेल्थ मिले, इन सब चीज़ों पे भी काम करना शुरू कर दिया। ना कि कह रहे हैं कि जिसके एबिलिटी हो उसको सिर्फ मिले, ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो उदारवाद के खिलाफ है। तो दोनों ने एक दूसरे से सीखा, दोनों एक दूसरे को, इसीलिए दोनों आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। अर्ली इंडिकेशन ऑफ दिस व्यू मे बी फाउंड इन प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ फ्यूचर ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले ये जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी का आइडिया था, द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम हेल्ड इन मिलान, इटली में हुआ, वहाँ पे होता। एडवर्ड सील्स, ये इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड सील्स एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, ये सबसे पहले लाते हैं। इसके बाद अगर देखें तो बाद में वेस्टर्न राइटर्स जो, जिसमें राल्फ डेरेंडॉर्फ जो है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लगता है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी कई बार मिलाने के लिए आएगा तो उसमें मार्क्स भी रहेंगे, लेकिन मार्क्स नहीं है, ये राल्फ डेरेंडॉर्फ है। इसमें क्या कहते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी हैज एंटर न्यू फेज ऑफ डेवलपमेंट, दे वर नो लॉन्गर कैपिटलिस्ट सोसाइटी। बोलते हैं अब ये कैपिटलिस्ट भी नहीं रहेगा, वेस्टर्न सोसाइटी जो कैपिटलिस्ट थी, अब ये पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गए, जहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के जॉब की चिंता कर रही है गवर्नमेंट, लोगों के हेल्थ की चिंता गवर्नमेंट कर रही है, लोगों के एजुकेशन की चिंता गवर्नमेंट कर रही है, ना कि वो सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यही तो सोशलिज्म का आधार है कि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करे। और उल्टा अगर देखेंगे तो समाजवाद, जहाँ चाइना जैसे कंट्री में वहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट को ओपन किया जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से सीख रहे, तो अंत में आइडियोलॉजी नहीं बचती है। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे जो थिंकर्स हैं, डेनियल बेल इन हिज नोटेड वर्क एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर से डेनियल बेल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हमने नोट की हैं आपके लिए, और वही हम कोशिश करेंगे कि इसी से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाए और सारी तैयारियां आपकी सिर्फ इतने ही आप वीडियोस देख लेंगे, और इस बेसिस में जो अगर आप बोलेंगे तो हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। ये पीडीएफ मिल जाएगा और मुश्किल से 25-30 घंटे की वीडियोस में आप ये पूरी बुक तैयार कर लेंगे। सिर्फ 25-30 घंटे देने हैं, मतलब आप चाहे तो 3 दिन दे के आप इस पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। अभी तो हम बना रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए कि क्या कहते हैं, दैट पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर प्रोन टू सिमिलर डेवलपमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी। कि बोले कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की आज के समय की जो है, उसमें एक ही तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप देखेंगे कि हर जगह एक जैसा ब्यूरोक्रेसी है, एक ही जैसी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो सोशलिस्ट कंट्री हो, चाहे वो लिबरल कंट्री हो, इवन जो कंजर्वेटिव होंगे जैसे अरब कंट्रीज़ हैं या ईरान है, या वहाँ पे भी एक ही जैसी ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, सब कुछ ऑलमोस्ट सिस्टम एक ही जैसा है। कहने के लिए आइडियोलॉजिकली अलग अलग है तीनों। ईरान का सिस्टम अलग है, थियोलॉजिकल स्टेट है जहाँ पे धर्म की सत्ता होती है। चाइना की कम्युनिस्ट स्टेट है जहाँ पे मार्क्सवादी जो आइडिया है कम्युनिज़म का वो लागू होता है। अमेरिका, यूरोप में लिबरल आइडिया, उदारवादी आइडिया है। तो सारा चीज़ होने के बावजूद सभी जगह सिस्टम एक ही जैसा है। तो कहते हैं कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, इसका आइडियोलॉजी कोई मतलब नहीं है, कहने के लिए आप बोल रहे हैं। इसी तरह से जेके गैब्रिएल्थ जो है वो क्या कहते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट में क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी विच कॉरस्पॉन्ड टू द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। जो बात हम कर रहे थे उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ऑल इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सभी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में क्या हो, डिस्टाइंड टू सिमिलर डेवलपमेंट, एक ही तरह का डेवलपमेंट होगा। दिस इन्वॉल्व ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन, कि केंद्रीकरण होगा, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, नौकरशाही बढ़ेगी, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा कि प्रोफेशनल्स जो हैं, टेक्नोक्रेट्स बढ़ेंगे, टेक्नोलाइजेशन बढ़ेगा। दिस करेक्टर्स फॉर विजिबल इन रसिया एज वेल एज अमेरिका। बोल रहे हैं कि अमेरिका में भी यही है, रसिया में भी है। आज के समय अगर हम देखें चाइना में भी वही है, ईरान में भी यही है, इंडिया में भी वही है कि इंडिया पूरी तरह से मॉडर्न लिबरल स्टेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें हो रही हैं। तो आइडियोलॉजीज़ जो हैं आज कम्युनिज़म, कैपिटलिज्म, इरिस्पेक्टिवली कि कोई भी हो, आइडियोलॉजी एक ही तरह से काम कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डेनियल बेल।
आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। बस यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहा है। तो उसके बाद हम आगे की चीज़ें, कुछ चीज़ें आइडियोलॉजीज जो है इसको इसी चैप्टर में है, लेकिन वो दूसरे पार्ट में हम इसको करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका अपोजिट जो है, जो बोल रहे थे कि हाउएवर रिचर्ड टिमस सी राइट मिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाद में सी बी मैकफर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एस्टेडर मैकेंटायर, ये भी सिवियरली क्रिटिसाइज द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये लोग उसकी आलोचना करते हैं कि विचारधारा का अंत नहीं हुआ है। टिटमस ऑब्जर्व दैट द चैम्पियंस ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। वो अब ये नहीं देख रहे हैं कि एक तरह से जो इकोनॉमिक पावर है वो मोनोपोलिस्टिक हो गई, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई है, पावर हो गई है, और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया है कि जो सोशल जो कलेक्टिविटी थी वो ख़त्म हो गई है, और कल्चरल डिप्रेवेशन हो गया है कैपिटलिस्ट स्टेट में। तो सी राइट मिल्स डब दैट अपहोल्डर्स ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस द एडवोकेट ऑफ स्टेटस को। In this view, it is an ideology of political complacency which appears to be the only way now available for many social scientists to acquiesce or to justify the established social structure. अब ये कह रहे हैं कि ये तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो उनकी कॉम्प्लेसेंसी है कि वो लोग थक गए हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, अब सब एक ही जैसे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम सारी समस्याएं वो गिना रहे हैं कि आज के समय में जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन हो रहा है, कुछ ही लोगों के पास सारी धन संपत्ति है, सोशल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है कि समाज टूट रहे हैं, आपस में एक दूसरे से नफ़रत बढ़ रही है। इसके अलावा कल्चरल डिप्रेशन हो गया है कि कल्चर जो अभी तक लोगों अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर होता था कि अब सभी एक ही जैसी चीज़ें कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ देखें तो हम लोग क्या खाते थे, अगर कोई शादी ब्याह है उसमें या कोई रक्षाबंधन जैसे, तो आप देखेंगे कि मिठाई हम लोग के यहाँ मस्ट होती थी। आज के समय क्या दिखाया जा रहा है कि चॉकलेट मस्त है, तो चॉकलेट तो किसी और का कल्चर में था, वो भी तो दुनिया के सारे लोग वही कर रहे हैं कि सारे लोग खुशी में चॉकलेट खा रहे हैं या केक खा रहे हैं, ये सारे लोग एक ही तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो कल्चरल जो डिसिमिलरिटी थी वो ख़त्म हो रही है। तो बोले कि एक नए विचारधारा की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि विचारधारा ही ख़त्म हो गई है, सब एक जैसा ही हो जाएंगे, होमोजिनिटी हो गई है, मोनोपोलिस्टिक नहीं होगा कि एक जैसा ही सब लोग पूरी दुनिया सोचे, एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसे खाना खाए, एक जैसे रीति रिवाज करे, शादी ब्याह एक तरह से करे या सारी चीज़ें एक तरह से करे। आप देखेंगे अभी अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, होने वाली है, तो प्री वेडिंग में सबको बुलाया गया। तो प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ नहीं था कि कभी शादी से पहले एक पार्टी होगी जिसमें लोग आएंगे, लेकिन ये विदेशों में रहा है तो वो सारे कल्चर यहाँ भी आ रहा है अमीरों में, और धीरे धीरे ये बाकी लोगों में भी आएगा। तो कहे एक ही कल्चर बन जाएगा। तो इसको नई आइडियोलॉजी की भी ज़रूरत है। उस नई आइडियोलॉजी के लिए सोचने के लिए हमको पहले पुरानी आइडियोलॉजीज़ मालूम होनी चाहिए क्या क्या है। जो हम बात कर रहे हैं लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म या तमाम सारे फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म भी बात होगी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी जो देयर इज़ नो रेडीमेड आंसर टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन बींग का एक आंसर है कि यही आइडियोलॉजी सबसे अच्छी है और ये सबको उद्धार कर देगी। तो सोल्यूशन क्या है? अलग अलग आइडियोलॉजीज से हमको लेना पड़ेगा और नई आइडियोलॉजी, नई विचारधारा भी बनानी पड़ सकती है। और इससे पहले कौन कौन सी जो इस्टेब्लिश आइडियोलॉजी उसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि सबसे पहले तो लिबरलिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, उदारवाद, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद, सोशलिज्म समाजवाद, फासिज्म फासीवाद ही कहते हैं, अनार्किज्म अराजकतावाद, गांधीज़म गांधीवाद, और फेमिनिज्म जो है नारीवाद। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली इस चैप्टर में दी हुई हैं। तो अगर ये बेस बन जाएगा तब हम आगे सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह से आइडियोलॉजी, नई आइडियोलॉजीज हम किस तरह से बना सकते हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना बात ख़त्म करते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बोल सकते हैं, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ हमारा नंबर थोड़ा सा नहीं लिखा है सही से, कुछ प्रॉब्लम है। 6001939975 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। कैपिटल स्टडी द कैपिटल स्टडी
gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए होते हैं तो हमने बोला कि आप जुड़ सकते हैं हमसे। अगर PDF आपको चाहिए या दूसरी चीज़ें चाहिए, कैपिटल स्टडी सर्कल फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, कैपिटल स्टडी सर्कल हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कल हम इन सब आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे कल ही, और उसके बाद हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे और जल्दी ही अगले इस महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर हम ये पूरी बुक ख़त्म कर देंगे, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से कर सकें। थैंक यू वेरी मच।